नमस्कार, हेलो मनी 9 मेरा सवाल है में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संदीप ग्रोवर। मार्केट्स की आज बात करें तो भारी मुनाफा वसूली की चपेट में आपको मार्केट नजर आएंगे। हालांकि शुरुआत काफी दमदार देखने को मिली थी, अच्छी शुरुआत भारतीय बाजारों की देखने को मिली थी। अच्छे खासे गेंस के साथ एक गैप अप ओपनिंग इंडियन मार्केट्स में हुई थी। कल की क्लोजिंग थी 21,571 की। जो पिछला सेशन था उसमें 21,571 पे हम बंद हुए थे, जो शनिवार को एक स्पेशल ट्रेडिंग सेशन हुआ था। उसके बाद आप देखिए जो आज की ओपनिंग है वो 21,716 की थी। उसके बाद हमने 21,750 का आंकड़ा भी पार किया, उस लेवल को भी छुआ। 21,750.25 ये आज का उच्चतम स्तर है। लेकिन 9:55 के आसपास हमने देखा कि भारी मुनाफा वसूली का जो दबाव है वो भारतीय बाजारों में देखने को मिला और आज का जो लो है वो 21,356 का। तो 21,750 का टॉप, 21,350 के आसपास का लो, यानी कि 400 पॉइंट का एक बड़ा दायरा है जिसके बीच में आज हमने मार्केट्स में जो कारोबार है वो होते हुए दिखा है। सेंसेक्स भी देखें तो भारी मुनाफा वसूली की चपेट में आज आपको नजर आएगा। फिलहाल अगर आप देखेंगे तो 600 पॉइंट के आसपास की गिरावट आपको सेंसेक्स के चार्ट में भी साफ तौर पे नजर आएगी। हालांकि आज शुरुआत अच्छी हुई थी क्योंकि ग्लोबल मार्केट संकेत काफी अच्छे थे। डाउ और S&P एक बार फिर रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद होते हुए देखे, जिसका इंपैक्ट आज हमने ओपनिंग में कुछ अच्छे ट्रेड्स के तौर पे देखा था। कल यूएस के जीडीपी के आंकड़े आने वाले हैं और उससे पहले गोल्डमैन सैक्स ने Q4 के और उसके साथ साथ 2024 के जो जीडीपी का अनुमान है उसको ऊपर की ओर रिवाइज किया है। उस वजह से यूएस के मार्केट्स ऊपर बंद हुए, साथ ही इंडियन मार्केट्स में भी तेजी के साथ शुरुआत होती हुई देखी। लेकिन ऊपरी स्तरों से जो मुनाफा वसूली है वो काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। दरअसल विदेशी संस्थागत निवेशकों की ओर से यानी कि एफपीआई की ओर से लगातार बिकवाली का दबाव बन रहा है। जनवरी महीने की अगर हम बात करें तो 13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की बिकवाली ऑलरेडी उनकी ओर से देखने को मिल चुकी है। बीता हफ्ता अगर आप देखें, बिकवाली का दबाव इतना तेज था कि 2008 यानी कि जो लेमन क्राइसिस वाला समय था वहां से लेकर अब तक सबसे ज्यादा बिकवाली एक हफ्ते में एफपीआई की ओर से देखने को मिली है, जिस वजह से हम देख रहे हैं कि मार्केट्स में ऊपरी स्तरों से इतना ज्यादा दबाव देखने को मिल रहा है। क्या मायने हैं ये जो ऊपरी स्तरों से बाजार में दबाव देखने को मिल रहा है? मुनाफा वसूली में आपको क्या रणनीति अपनानी चाहिए? कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पे आपको नजर रखनी चाहिए? किन से दूर रहना चाहिए? किन को बेच देना चाहिए? किन को खरीदारी करने का मौका है? ये सब हम जानेंगे। हमारे साथ जो एक्सपर्ट आज जुड़ रहे हैं इन सारे सवालों के जवाब देने के लिए वो हैं अरुण मंत्री जी, मंत्री फिनमार्ट के फाउंडर हैं। अरुण सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गुड आफ्टरनून। पहले तो बाजार पे आपकी राय लेना चाहूंगा। आज का ये जो फॉल आप देख रहे हैं, जो 400 पॉइंट की हमने जो एक गिरावट देखी है हायर लेवल से, उसको आप कैसे रीड कर रहे हैं सर? देखिए, गुड आफ्टरनून संदीप जी। देखिए, डेफिनेटली एक फॉल तो काफी अच्छा देखने को मिला है, पर ग्लोबल कंसर्न्स कोई नहीं है क्योंकि आज भी अगर आप देखें तो जो भी ग्लोबल फ्यूचर्स है पॉजिटिव में ट्रेड कर रहे हैं। एक जो मेजर कंसर्न है जो मार्केट के लिए काफी दिनों से पिछले 4 या 5 दिनों से बना हुआ है वो है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक चूंकि वेटेज उसका काफी ज्यादा है बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में ही, इसी वजह से मार्केट में आपको प्रेशर देखने को मिल रहा है। और उसी का साथ आज कोटक बैंक, इंडसइंड बैंक और जो भी प्राइवेट बैंक है वो दे रहे हैं। पर आईटी स्टॉक्स मुझे लग रहा है अभी भी ऊपर के लेवल से सपोर्ट कर रहे हैं। ऊपर के लेवल से डेफिनेटली थोड़े गिरे पर वो मार्केट को सपोर्ट कर सकते हैं। तो ओवरऑल वीकनेस जरूर है मार्केट में, टेक्निकली भी स्ट्रक्चर नेगेटिव हुआ है। पर अगर नेक्स्ट सपोर्ट की बात करें 21,250, 21,300, मुझे लग रहा है यहाँ पे निफ्टी आता है तो अच्छे लेवल्स रहेंगे वापस रिवर्सल देखने के लिए। एक डेटा जरूर शेयर करना चाहूंगा। बैंक निफ्टी में 45,000 के आसपास एक बड़ा गैप था, वो गैप आज फिल होने जा रहा है और 45,000 के आसपास एक बार मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी आके वापस रिवर्स होना चाहिए। तो 45,200, 45,250 के पास चल रहा है, तो और 200 पॉइंट की रूम है बैंक निफ्टी में नीचे जाने के लिए। अगर 45,000 के आसपास बैंक निफ्टी आता है तो एक्सेलेंट लेवल्स रहेंगे बैंकिंग स्टॉक को एक्यूमुलेट करने। चलिए, अच्छी बात है। 21,250 के आसपास निफ्टी में 21,250 से 21,300 ये लेवल है जहां पे आप निफ्टी में लोअर लेवल से एक्यूमुलेट करने की या तो फिर दोबारा खरीदारी करने की सोच सकते हैं। और निफ्टी बैंक की जहां तक बात है, जहां पे ज्यादा प्रेशर है, आज अभी भी करीब 850 अंकों के आसपास की गिरावट है। 45,250 के आसपास कारोबार कर रहा है और 45,000 के आसपास ये वो लेवल है जहां पे आप खरीदारी की शुरुआत कर सकते हैं, जहां पे अच्छे अट्रैक्टिव रिस्क रिवॉर्ड हो जाएंगे, ऐसा हमें अरुण जी बता रहे हैं। तो 250 पॉइंट के आसपास की और शायद हो सकता है कि बैंक निफ्टी में पेन देखने को मिले, लेकिन उसके बाद लोअर लेवल से एक जो रिकवरी है वो शायद देखने को मिल सकती है। इसकी आप उम्मीद करके चल सकते हैं। लेकिन सर, बैंकों की बात मैं करूंगा, आपने एचडीएफसी की बात करी, उसके ऊपर भी हम आएंगे। लेकिन ये जो विदेशी निवेशकों की ओर से बिकवाली हो रही है, आप उसे कैसे रीड कर रहे हैं? डीआईएस की ओर से यानी कि जो घरेलू संस्थागत निवेशक हैं उनके पास तो पैसा लगातार आ रहा है, एसआईपी के जरिए उनकी ओर से निवेश आ रहा है, लेकिन जो विदेशी निवेशकों की जो इतनी तीव्र बिकवाली हो रही है उसको कैसे समझना चाहिए? संदीप, दो तरीके से बिकवाली को आप समझ सकते हैं। एक तो एचडीएफसी बैंक और जो भी फ्रंटलाइन प्राइवेट बैंक है उनमें हिस्सेदारी
एफआईएस की काफी काफी ज्यादा होती है और वहीं पे ज्यादा सेलिंग आपको देखने को मिल रही है। हम्म। सेकंड, ब्लॉक डील्स का भी असर है थोड़ा बहुत अगर देखें तो ब्लॉक डील्स की वजह से भी एफआईएस में ज्यादा आपको सेलिंग देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल डेफिनेटली 22,000 के आसपास निफ्टी है तो थोड़ी बहुत तो सेलिंग देखने को मिलेगी, पर जो एक्सेसिव सेलिंग देखने को मिल रही है वो बैंक्स की वजह से देखने को मिल रही है। और हो सकता है फ्रंट लाइन और मिड कैप में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आपको नजर आ रही है इसी वजह से। तो हो सकता है ये जो सेलिंग है आपको बजट तक थोड़ी कंटिन्यू होती हुई नजर आए। अगर बजट जो जो कि इंटरिम बजट है, कोई पूरा बजट तो है नहीं, बोटाउन या छोटा बजट है जो कि इंटरिम बजट आ रहा है, तो इससे कोई बड़ी सेलिंग देखने को नहीं मिल सकती है। हम्म। पर 21,200 ये एक मीडियम टर्म सपोर्ट है। अगर आप मार्केट यहाँ से भी नीचे जाता है तो 21,250, 21,300 इंट्राडे आप कह सकते हैं 1 से 2 दिन का सपोर्ट है। और जो मेजर सपोर्ट है वो 21,000 के आसपास है। अगर सेलिंग एक्सेलरेट होती है और 21,000 के पास निफ्टी आता है, 45,000 के पास बैंक निफ्टी आता है, तो मुझे लग रहा है जिन्होंने वो रैली मिस की थी उनके लिए एक्सेलेंट अपॉर्चुनिटी रहेगी। और प्राइवेट बैंक स्पेसिफिकली अगर नीचे मिलते हैं तो उनको डेफिनेटली एक्यूमुलेट करना चाहिए। ठीक है, तो ये राय हुई जहाँ तक एचडीएफसी बैंक और प्राइवेट बैंक की बात है। आज दिक्कत की बात जो पेन पॉइंट है वो है पीएसयू बैंक, यानी कि जो सरकारी बैंकों का इंडेक्स है। अगर हम निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स की बात करें, मैं अभी देख रहा था, अभी भी करीब 3% के आसपास की गिरावट आपको नजर आएगी। 5,870 के आसपास का जो लेवल है वो देखने को मिल रहा है। दिन के दौरान हमने 5,855 का लेवल भी है बनते हुए दिखा है। पीएसयू बैंक्स में अभी तक जो नंबर्स आए हैं उसमें कोई ऐसा कंसर्न हमने नहीं देखा है। प्राइवेट बैंकों की जहाँ तक बात है तो हमने देखा है उनकी जो प्रोविजनिंग है उसमें बढ़त देखने को मिल रही है। साथ ही साथ उनके जो निम्स है यानी कि जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वहां पे प्रेशर देखने को मिल रहा है। हालांकि जो आईसीआईसीआई बैंक के नंबर्स आए हैं उसमें प्रोविजनिंग तो नहीं बढ़ी, लेकिन 10 बेसिस पॉइंट के आसपास का फॉल इनके एनआईएम में भी देखने को मिला है। लेकिन सरकारी बैंकों में ऐसा कोई कंसर्न नहीं था। तो आज जो सरकारी बैंकों में जो एक बिकवाली आप देख रहे हैं, ये महज एक मुनाफा वसूली है या फिर जो प्राइवेट बैंकों का कंसर्न है वो इनमें भी स्पिल ओवर हो सकता है? ऐसा कोई मार्केट कंसर्न लेके चल रहा है? संदीप जी, डेफिनेटली कंसर्न तो है। अगर ओवरऑल बैंकिंग स्टॉक्स में देखें तो जो प्राइवेट बैंक्स के साथ हुआ, हो सकता है उसका एटलीस्ट थोड़ा बहुत असर पीएसयू बैंक्स पर भी देखने को मिलेगा। उसी वजह से सेलिंग भी देखने को मिल रही है। नो डाउट यूनियन बैंक के रिजल्ट्स काफी स्ट्रॉन्ग थे, इवन सेंट्रल बैंक, महाराष्ट्र बैंक, सभी के रिजल्ट्स काफी अच्छे देखने को मिले। इसीलिए एसबीआई मुझे लग रहा है अगर 600 के आसपास वापस मिलता है, क्योंकि इसका मीडियम टर्म सपोर्ट 600, 580 से 600 के बीच में है, तो अच्छे लेवल्स होंगे एड ऑन करने के लिए। तो एसबीआई पे जरूर ध्यान रखें। इवन कैनरा बैंक, महाराष्ट्र बैंक, अगर ये भी नीचे मिलते हैं तो यहाँ पे जरूर ध्यान होना चाहिए। मार्केट में करेक्शन पार्ट एंड पार्सल रहेंगे तो उसके लिए डेफिनेटली तैयार रहें। 22,000 के पास निफ्टी अगर गिरता है तो हो सकता है आपको पेन भी ज्यादा होता हुआ नजर आए, क्योंकि मार्केट काफी चल चुका है और पेन डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग एक आना स्वाभाविक भी है। तो उस चीज के लिए ट्रेडर्स को जरूर तैयार रहना चाहिए। प्रॉफिट बुकिंग तीव्र हो सकती है क्योंकि बजट आना है, जो कि आप कह सकते हैं इंटरिम बजट आना है, उसके पहले प्रॉफिट बुकिंग बढ़ भी सकती है। तो लेवल्स पे ध्यान रखें। निफ्टी 21,000, 21,200 के बीच में वहां पे आता है तो मीडियम टर्म सपोर्ट से 45,000 के नीचे अगर बैंक निफ्टी मिलता है तो वहां पे बैंकिंग स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करें, ना कि जाकर ज्यादा इंडेक्स फ्रंट पे। अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक देखेंगे तो अच्छे लेवल्स मार्केट में एक्यूमुलेट करने के लिए मिल सकते हैं। चलिए, तो एक्यूमुलेशन के जोन्स आपको बता दिए गए हैं। 21,000 के आसपास अगर आपको निफ्टी मिले और 45,000 के आसपास बैंक निफ्टी मिले तो यहाँ पे बैंकिंग स्टॉक्स में एक्यूमुलेट करने का काफ़ी अच्छा समय हो सकता है। इस बीच काफ़ी सारे दर्शक हैं जो अपने सवाल हम तक पहुँचा रहे हैं। हमारे साथ फोन लाइन पे भी जुड़े हैं। मोहम्मद आकिब हमारे साथ एक दर्शक हैं, वो जुड़ भी चुके हैं। नमस्कार सर, बताइए क्या जानना चाहते हैं? जी, नमस्कार सर। सर जी। मेरा नाम मोहम्मद आकिब है और मैं एचडीएफसी बैंक के बारे में पूछना चाहता हूँ। मैंने 300 क्वांटिटी ले रखी है 1570 के रेट से। इसके अंदर 1555 पे आगे हमें आपने क्या लिया करना है? ये क्या अभी जो रिजल्ट्स आए हैं उसमें जो फॉल आया था, क्या उसी दौरान आपने लिया ये? चाहिए? जी सर, मैंने उसी दौरान लिया है। ओके, तो ये आपका एवरेज प्राइस है? आपने एक ही बार में 300 ले लिए थे या फिर एवरेज आपका करके इतना प्राइस आया? नहीं सर, एक ही बार में 300 लिए हैं। ओके, तो 1570 रुपये आपने बताया। हाँ जी सर। ठीक है, 1425 रुपये का आज इसने 52 वीक लो टच किया है। क्या व्यू से आपने लिया था? क्या आपने नतीजे अच्छे से पढ़ लिए थे, जान लिए थे, या फिर आपने फॉल देखा कि 1680 रुपये का हाई बना था, वहां से स्टॉक जी करेक्ट सर, होकर मैंने बस 1570 यही रुपये पे देखा आ कि गया, 100 फॉल रुपये के आया। आसपास नीचे आ गया, तो अच्छा टाइम है एक्यूमुलेट करने का, आपने खरीद लिए? जी सर, यही मैंने सोचा था कि 120 रुपए गिरा है वो अपने हाई से, तो मैंने इसलिए खरीद लिया उसको। ठीक है, अब ये बताइए कि आपने किस व्यू के साथ खरीदा है, यानी कि कितना आप होल्ड कर सकते हैं? क्या नज़रिया है आपका? सर मेरा नजरिया एक्चुअली, मैं तो यही सोच रहा था कि एक अच्छा खासा बहुत बड़ा बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, इंडिया का दूसरे नंबर का प्राइवेट सेक्टर बैंक आता है, तो इस वजह से मैंने खरीदा था। वैसे तो मैं होल्ड इसको 2-3 महीने कर सकता हूँ। हम्म।
ठीक है, तो आपका शॉर्ट टर्म का व्यू है, आप एक बाउंस बैक के लिए इसे प्ले कर रहे थे कि नंबर्स खराब आए हैं, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो एक बैंकिंग जायंट है एचडीएफसी बैंक, निजी क्षेत्र में सबसे बड़ा बैंक है, तो कहीं ना कहीं स्टॉक बाउंस बैक कर जाएगा तो उसमें ये निकल जाएंगे। सर, ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हमने देखा है कि नंबर्स आए, नंबर्स के बाद जिस दिन नंबर्स आए थे उस दिन तो आधा % के आसपास चढ़ के ही बंद हुआ था, लेकिन जब एडीआर गिरा तो उसके बाद हमने देखा कि एकाएक स्टॉक में गिरावट देखने को मिली, और अब आज तो इसने 1425 रुपये का जो नया 52 वीक लो है वो भी टच किया है। आज पहले 1460 रुपये का लेवल टूटा और उसके बाद जो 1425 है वहां तक भी स्टॉक जाता है वो दिखा है। कंसर्न इसमें एनआईएम्स को लेके है, जिस तरह से इनके निम्स टूटे हैं। एक लंबा दौर था जब इन्होंने 4% या उसके ऊपर के जो निम्स हैं उसको एंजॉय किया है, लेकिन अब इस बार जो निम्स हैं यानी कि जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है, यानी कि जो लोन देने से ये ब्याज कमाते हैं और डिपॉजिट पर ये लोगों को जो ब्याज देते हैं, जो भुगतान करते हैं, उसके बीच का जो अंतर है एनआईएम्स, वो घटकर 3.5% के भी नीचे आ चुके हैं। 3.4% का नंबर इन्होंने इस बार रिपोर्ट किया है। इसको लेके मार्केट में काफ़ी ज़्यादा कंसर्न देखने को मिला है। मर्जर का इंपैक्ट है, ये हर कोई जानता है सर, लेकिन ऐसा क्या था जो मार्केट नहीं जानता था जिस वजह से इतना बड़ी गिरावट देखने को मिली? संदीप जी, मार्केट को इस रिजल्ट्स के बारे में पहले से ही पता था। नो डाउट सभी जगह बातें थी कि 1 से 2 क्वार्टर खराब आएंगे। रीजन स्टॉक के गिरने का कोई नहीं बता सकता, क्योंकि मुझे इतने बड़ा एग्जीक्यूटिव, इतना बड़ा स्टॉक गिरने का अंदाजा भी नहीं था। क्लियरली हमने भी यही राय दी कि अगर नीचे मिलता है स्टॉक, स्पेसिफिकली एज ए डिस्क्लेमर में अगेन मैं रिपीट करता हूँ, 1400 से 1500 के बीच में हमने एक्यूमुलेशन की राय दी है। अभी भी वो उस राय पे कायम है। 1425 के आसपास चल रहा है, तो हमारे लोअर रेंज के आसपास स्टॉक आ रहा है, 1380 1400 के आसपास। मुझे लग रहा है एक बार सपोर्ट भी लेना चाहिए। प्योर लॉन्ग टर्म बेट है, मैं ट्रेडिंग की बात बिल्कुल नहीं कर रहा, क्योंकि ट्रेडिंग के लिए स्ट्रक्चर नेगेटिव है, पर लॉन्ग टर्म एक्यूमुलेशन के लिए स्टॉक काफी शानदार है। 1400 के आसपास मिलता है तो डेफिनेटली ऐड करें, और इसी के साथ अगर और एक स्टॉक आपको ऐड करना है तो आईसीआईसीआई बैंक को भी ऐड करें। अगर वहां पे भी करेक्शन आता है तो वो भी ऐड करके चलें, क्योंकि ये दोनों का मेजर वेटेज है बैंक निफ्टी में, तो इसलिए अगर आपको रखना है तो दोनों स्टॉक पोर्टफोलियो में रखें। पर इनका जो स्पेसिफिक क्वेश्चन था, उन्होंने ऑलरेडी 1570 के पास ले लिए हैं, तो 1 से 2% की और स्टॉक के टूटने के लिए तैयार है, तो वो हो सकता है मार्केट में आपको 1400 तक के लेवल्स नीचे में देखने को मिल सकते हैं। अगर आप ऐड कर सकते हैं मार्केट में और कैपिटल लगा सकते हैं, तो 1400 के पास एक बार एवरेज भी करके चल सकते हैं। तो आप कह रहे हैं कि 1400 रुपये पे और ऐड कर लें, मतलब एवरेज करने की आप सलाह दे रहे हैं? जी, जो चीज हमने सभी क्लाइंट से शेयर करके रखी कि 1400 के आसपास आता है तो इसको बाई डेफिनेटली करना है। स्ट्रक्चर नेगेटिव है, ट्रेडिंग की बात नहीं है, पर लॉन्ग टर्म इक्विलिब्रियम 1400 के आसपास करना ही चाहिए। सेम राय मैं इनको भी दे रहा हूँ, अगर 1400 के आसपास है, उसके नीचे भी मिलता है तो डेफिनेटली ऐड ऑन करके चलिए। ओके, तो आकिब जी, आपके लिए राय ये है कि आप थोड़ा सा और, आपने 300 शेयर ऑलरेडी खरीद रखे हैं, थोड़ा सा पैसा और इन्फ्यूज़ कीजिए एचडीएफसी बैंक में, 1400 रुपये के आसपास मिले तो और इसमें खरीदारी कर सकते हैं। आपका जो एवरेज प्राइस है वो नीचे की तरफ आ जाएगा अगर आप और शेयर 1400 रुपये के आसपास खरीदते हैं, बशर्ते आपका लंबी अवधि का नजरिया है। अगर आप केवल ट्रेडिंग के लिए इस शेयर को खरीदे हैं, केवल छोटी अवधि के लिए, एक बाउंस बैक के लिए इसे प्ले करना चाहते हैं, तो आप इसमें एवरेज मत कीजिए। अगर आपका लंबी अवधि का नजरिया है, लंबा होल्ड कर सकते हैं, तो 1400 रुपये के आसपास आप इसको एवरेज आउट कर लीजिए। ये राय फिलहाल आपके लिए आ रही है। और बैंकिंग में ही अगर आपको रहना है, आपके पास और पूंजी है निवेश करने के लिए, तो आप आईसीआईसीआई बैंक और उसके साथ साथ एसबीआई का नाम भी इन्होंने लिया था अरुण जी ने अभी, इन दोनों स्टॉक्स को भी आप बैंकिंग स्टॉक्स में देख सकते हैं अगर आप लंबी अवधि के लिए होल्ड करना चाहते हैं। इस बीच और भी बहुत सारे दर्शक हैं जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सागर साहा जी, उन्होंने अपना सवाल हमारे साथ शेयर किया है। सर, वो जानना चाहते हैं धनलक्ष्मी बैंक और आईएफसी के बारे में। आज बाजार कमजोर है, हायर लेवल से निफ्टी 400 पॉइंट करेक्ट हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी आईएफसी के शेयर में हम देख रहे हैं कि आज काफी अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है खरीदारी की तरफ। और दूसरा है धनलक्ष्मी बैंक। इन दोनों शेयरों में वो जानना चाहते हैं कि क्या फ्रेश बाइंग की जा सकती है? ठीक है संदीप जी, वैसे तो दोनों ही स्टॉक हम रिकमेंड नहीं करते हैं ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट दोनों के लिए, पर टेक्निकली स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो धनलक्ष्मी बैंक का अभी भी पॉजिटिव है। ये स्टॉक मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत करेक्शन दे सकता है, 44 के आसपास मिलता है, 44-45 के आसपास वो अच्छे लेवल्स रहेंगे बाई करने के लिए, तो वहां पे डेफिनेटली बाई करके चल सकते हैं। 1 से 2 रुपए का वेट करें, 45 के आसपास मिलता है तो अच्छे लेवल्स रहेंगे। आईएफसीआई चूंकि स्टॉक ऑलरेडी चल चुका है तो उसमें बाइंग करने की सलाह फिलहाल। ओके, तो ये राय है फिलहाल जहाँ तक इन दोनों स्टॉक्स की बात है। सागर जी, उम्मीद करते हैं कि आपका जो सवाल था उसका जवाब आपको मिल गया होगा। वैसे तो ये दोनों स्टॉक से कह रहे हैं कि ट्रेडिंग के लिए रिकमेंड नहीं करते, लेकिन जो लेवल्स आपको बताए गए हैं उनको ज़रूर आप ध्यान में रख के चलिए। सुशील आनंद जी, इन्होंने अपना सवाल हमारे साथ शेयर किया है। ये जानना चाहते हैं ज्योति स्ट्रक्चर्स के बारे में। ज्योति स्ट्रक्चर्स को सर अगर आप ट्रैक करते हो, इन्होंने जो सवाल हमारे साथ शेयर किया है उसके मुताबिक इनके पास 150 क्वांटिटी है और इन्होंने 20 रुपये के भाव पर खरीदे हैं। आज ये करीब आधा % के आसपास की कमजोरी दिखा रहा है। 26 रुपये 15 पैसे का भाव चल रहा है और 20 रुपये का इनका खरीदारी का जोन है, यानी कि
₹6 से ज़्यादा का मुनाफा ये फिलहाल अपनी जो इनकी एंट्री प्राइस है वहाँ से ये कमा के चल रहे हैं। क्या राय होगी सर? 150 क्वांटिटी है इनके पास। देखिए संदीप जी, ये स्टॉक को मैं पहले भी एक बार ट्रैक कर चुका, क्योंकि एक क्वेरी मेरे पास स्टॉक के रिलेटेड आई थी। स्टॉक का लास्ट क्वार्टर काफी अच्छा था, रिजल्ट्स ओवरऑल ठीक ठाक नजर आए थे, उसी के लिए स्टॉक में मोमेंटम भी नजर आ रहा है। पर अगेन ये स्टॉक भी अगेन मैं ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के लिए रिकमेंड नहीं करता हूँ, इसलिए अगर 26 के आसपास मिल रहा है तो एक बार का प्रॉफिट बुक करके निकल जाए, क्योंकि लोअर सर्किट अपर सर्किट वाला काउंटर है, तो हो सकता है रिस्क ज्यादा रहे। तो जो भी 5-6 रुपए इनको पर स्टॉक मिल रहा है तो बेटर है प्रॉफिट बुक करके निकल जाए। ठीक है, प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए। सुशील आनंद जी, आपके लिए राय ये है, पिछला क्वार्टर बहुत अच्छा था, लेकिन चार्ट में बहुत ज़्यादा एक्सूबरेंस नहीं नज़र आ रही है, तो आप यहाँ पे मुनाफा वसूल कर लें। जो ₹6 के आसपास का आपको बन रहा है, आपके लिए यही बेहतर रणनीति होगी। एक न्यू इरा हमारा अपना स्टडी चैनल के नाम से एक पेज है किसी का, उन्होंने हमारे साथ एक अपना सवाल शेयर किया है। अपना नाम तो नहीं बताया है, लेकिन काफ़ी इनोवेटिव इन्होंने अपना चैनल का नाम फ्रेम किया है। इरकॉन के बारे में जानना चाहते हैं सर। रेलवे स्टॉक्स में हमने देखा है कि आज एकाएक काफ़ी ज़्यादा मुनाफा वसूली देखने को मिली है। काफ़ी बड़ी ट्रेडिंग रेंज में हम देखा है कि आज रेलवे स्टॉक्स ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। तो इरकॉन इंटरनेशनल में जो आज की गिरावट हुई है, उसके बाद ये जानना चाहते हैं कि क्या फ्रेश एंट्री बनती है, क्योंकि 11-11.5% के आसपास का फॉल अभी है। ये जो लास्ट आप लाल कैंडल देख पा रहे हैं बिल्कुल कोने में राइट साइड ऑफ द स्क्रीन पे, उसमें आपको दिखेगा आज का जो फॉल है 11% के आसपास का। ₹236.85 का भाव फिलहाल स्टॉक में देखने को मिल रहा है। क्या राय होगी सर इरकॉन पे, और ओवरऑल रेलवे स्टॉक्स पे क्या करेंगे? संदीप जी, एक चीज सभी को समझनी पड़ेगी, रेलवे स्टॉक्स में आप तैयार रहना चाहिए आपको बड़े मूव्स के लिए, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी चल चुके हैं और दोनों इस साइड बड़े मूव्स आ सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए लेना है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर 220 के आसपास भी मिलता है तो लेके चल सकते हैं। पर ट्रेडिंग के लिए काफी तैयार रहें। 4 से 5% का एटलीस्ट एवरेज ट्रेडिंग रेंज मुझे लग रहा है स्टॉक में रहेगा नेक्स्ट कुछ दिनों तक, क्योंकि ये सभी के रेडार पे है और सभी ने अच्छे पैसा भी सभी स्टॉक्स में बनाया है। तो 4 से 5% इंट्राडे मूव के लिए सभी तैयार रहे। इसीलिए अगर आप ट्रेडिंग बेट ले रहे हैं तो 5% का ही आपका स्टॉप लॉस बैठेगा, वो चीज जरूर ध्यान में रखें। पर चूंकि इन्वेस्टमेंट की बात अगर करनी है तो 210-220 के बीच में मिलता है, तो इरकॉन डेफिनेटली बाय करके चल सकते हैं। 210 से ₹220 अगर इस जोन में मिलता है तो आप इरकॉन इंटरनेशनल में खरीदारी करके चल सकते हैं। ये राय फिलहाल आपको आ रही है, लेकिन ध्यान रहे कि रेलवे स्टॉक्स में जो मूवमेंट है, जो काफ़ी ज़्यादा हम देखने की वॉलिटिलिटी है, उसके लिए आप तैयार हो जाइए। तो आपके जो टारगेट्स हैं और आपके जो स्टॉप लॉसेस हैं उनको काफ़ी स्ट्रिक्टली फॉलो करें। ये राय फिलहाल रेलवे स्टॉक्स के लिए आपके निकल के सामने आ रही है। आज PSU स्टॉक्स में काफ़ी ज़्यादा एक्शन देखने को मिल रहा है। MMTC एक शेयर है जिसको लेके हमारे एक दर्शक हैं किशन गुप्ता, उन्होंने अपना सवाल भेजा है। 100 शेयर उन्होंने लिए हैं ₹71 के भाव पर। इसको वो जानना चाहते हैं कि क्या होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि PSU शेयरों में आज देख रहे हैं कि मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा है। तो सवाल भी हम देख रहे हैं कि आज इन्हीं शेयरों को लेके आ रहे हैं। ₹72 के आसपास का फिलहाल इस स्टॉक का प्राइस आपको नजर आएगा, आपके सामने जो चार्ट भी नजर आ रहा है, और इन्होंने ₹71 के प्राइस पे ही लिए हैं। 100 क्वांटिटी इनके पास है सर, जिस भाव पे लिए हैं उसी के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। क्या राय होगी आपकी? संदीप जी, अगेन टेक्निकली काफी स्ट्रांग है, फंडामेंटली तो कोई ट्रैकिंग नहीं है, पर टेक्निकली ठीक लग रहा है मुझे। 75 तक ये स्टॉक जाना चाहिए, पर स्टॉप लॉस थोड़ा दूर है 69 के नीचे। इनको अगर ये स्टॉप लॉस लगा सकते हैं तो होल्ड करें। 69 का स्टॉप लॉस लगा के ऊपर में 75 और 77 ये दो टारगेट्स रहेंगे। अगर 75-77 के बीच में स्टॉक मिलता है तो वहां पे एग्जिट कर ले, क्योंकि ओवरऑल स्टॉक में डेफिनेटली मोमेंटम है, पर ओवरऑल PSUs में यूफोरिया काफी ज्यादा है। एक बार अगर वो यूफोरिया खत्म होगा तो बड़े क्रैक्स भी स्टॉक में आ सकते हैं। इससे 69 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें और 75 से 77 के बीच में मिलता है तो वहां पे एग्जिट करें। 75 से 77 के बीच में अगर आपको जोन मिलते हैं तो इसमें आपको एग्जिट करना चाहिए। ये राय फिलहाल MMTC के शेयर पर निकल के सामने आ रही है। आरती सैन जी हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। आरती जी नमस्कार। हेलो सर, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, बताइए क्या जानना चाहते हैं? सर मेरे पास इजी माई ट्रिप का 700 शेयर है। ₹50.60 के भाव पे मैंने खरीदा था, तो मैं अभी होल्ड करूं या इसे एग्जिट कर लूं? ओके, कौन सा शेयर आपने बताया? ₹50.60 पे आपके पास 700 क्वांटिटी है, लेकिन शेयर का नाम क्या बताया आपने? इजी माई ट्रिप प्लानर। ईज माई ट्रिप, ठीक है। हाँ। ओके, आपने कब लिया था ये? सर 15 डेज पहले। हाँ जी, 15 दिन पहले सर। 15 दिन पहले आपने लिया था, ठीक है। आपने ₹50.60 के भाव पे लिया। अभी भाव चल रहा है ₹45.50 का। आज करीब 2% के आसपास की कमजोरी इसमें देखने को मिल रही है। इनफैक्ट जब से ये राम मंदिर बनने की बातचीत शुरू हुई है पिछले 6 महीने से अगर आप देखें तो कई सारे ऐसे स्टॉक्स हैं, चाहे वो ट्रेवल रिलेटेड हों या वो इंडिगो जैसे कोई एयरलाइन स्टॉक्स हों, इनमें हमने होटल स्टॉक्स हों, उनमें काफ़ी ज़्यादा एक्शन देखा है। और आपने शायद थोड़ा ऊपर में आके ले लिया है। क्या क्या किस व्यू के साथ आपने लिया है सर? कितना नज़रिया है आपका, कितना होल्ड कर सकते हैं आप?
सर मैं इसे 3 मंथ तक होल्ड कर सकता हूँ, 3 to 4 मंथ। 3 महीने तक होल्ड कर सकते हैं। ठीक है सर, हाँ 50 रुपये 60 पैसे का एंट्री प्राइस है, 45 रुपये 50 पैसे का प्राइस है, यानी कि 5 रुपये के पर शेयर का नुकसान हो रहा है। 700 क्वांटिटी इनके पास है ईज माई ट्रिप की। क्या राय होगी आपकी? संदीप जी, डेफिनेटली होल्ड करने की राय रहेगी। मुझे लग रहा है जो इशू मॉरिशस के साथ हुआ इंडिया का, तभी से स्टॉक में मोमेंटम देखने को मिला, और इसी के बाद राम मंदिर और टूरिज्म की बातें भी काफी मार्केट में चल रही, तो इसीलिए मुझे लग रहा है होल्ड करना चाहिए। ओवरऑल स्टॉक पॉजिटिव है, टेक्निकली अभी भी नेगेटिव नहीं है, जब तक ये 41 42 के ऊपर है टेक्निकली भी पॉजिटिव है, तो मुझे लग रहा है होल्ड करें। मुझे लग रहा है 1 से 2 महीने अगर होल्ड करते हैं तो अच्छा प्रॉफिट बन सकता है। अगर 42 43 मिलता है तो वहाँ पे और ऐड करके भी चल सकता है। स्टॉप लॉस का लेवल क्या होगा सर? ये स्टॉप लॉस 40 के नीचे रहेगा, थोड़ा दूर है, पर मुझे लग रहा है सभी मूविंग एवरेजेस उसी के पास पास है, तो 40 के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाए, क्योंकि ऑलरेडी ये 7 से 8 रुपए नीचे देख चुके हैं, और 42 43 मिलता है तो अच्छे एड ऑन के लेवल्स भी रहेंगे। ठीक है, 42 43 के आसपास चाहें तो दोबारा और ऐड ऑन कर सकते हैं, यानी कि एवरेजिंग भी कर सकते हैं। 40 रुपये का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। देखिए, इस तरह के उठापटक वाले बाजार में स्टॉप लॉस की सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है। आपको स्टॉप लॉस बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। 40 रुपये का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। 42 रुपये 43 रुपये के आसपास मिले तो आप दोबारा भी इसमें एंट्री कर सकते हैं और भी इसे खरीद सकते हैं। 3 महीने का आपने नज़रिया बताया, तो ऊपर में जब ये हाई लेवल्स पे मिले तो आप इसमें फिर मुनाफा वसूली भी कर सकते हैं। आज सर इरडा को लेके एक सवाल हमारे पास आया है। मोटो जोशी जी हैं, वो जानना चाहते हैं कि इस पे राय दे दीजिए। आज कह रहे हैं कि पहले इस पे एक सर्किट लगा था, बाद में वो सर्किट खुल भी गया था। शॉर्ट टर्म का टारगेट क्या है, क्योंकि उनके पास 1100 शेयर हैं। हालांकि उन्होंने किस भाव पे लिया है ये तो उन्होंने नहीं बताया, लेकिन आज के कमज़ोर बाजार में भी देखें तो अभी भी करीब 1.5% के आसपास की मजबूती के साथ ही कारोबार हो रहा है। पहले इसमें शायद 5% का ऊपरी सर्किट लगा था। 156 रुपये 25 पैसे का आज का हाई है, फिलहाल 151 रुपये के आसपास है। इन्होंने एंट्री प्राइस नहीं बताया है। ओवरऑल 1100 शेयर ये होल्ड करते हैं। संदीप जी, ये शेयर मैंने लास्ट वीक रिकमेंड किया था 104 105 के आसपास, 130 का ही मेरा टारगेट था। नो डाउट रिजल्ट अच्छा है, उसके बाद एक अपर सर्किट भी देखने को मिला। अगेन आज जो नई योजना प्राइम मिनिस्टर ने जो भी लॉन्च की है अयोध्या में, जो रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर आप कह सकते हैं, सोलर एनर्जी के ऊपर कह सकते हैं, उसी का मोमेंटम आज भी नजर आ रहा है। तो नई खरीदारी की राय डेफिनेटली नहीं है। एक तो वो क्लियर डिस्क्लेमर है। जहां तक टारगेट्स की बात है, 160 162 तक मुझे लग रहा है स्टॉक जा सकता है, तो वहां पे जाता है तो एक बार का प्रॉफिट बुक करके चल सकते हैं। और अगर किसी को फ्रेश बाई करना है तो 140 तक का वेट करें। 140 तक वापस रिट्रेस होता है तो अच्छे लेवल्स रहेंगे, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी बाई करके रखा है, तो 160 का टारगेट ऊपर में मेंटेन करके चलें। 160 161 तक के जो लेवल्स अगर आपको मिलते हैं तो आप इसमें प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए। फ्रेश खरीदारी इन स्तरों पे यानी कि 151 रुपये के आसपास तो नहीं रिकमेंडेड होगी। पिछले हफ्ते इनफैक्ट अरुण जी बता रहे हैं कि उन्होंने पिछले हफ्ते इस स्टॉक को रिकमेंड किया भी था। अगर आपको खरीदना ही है, कोई फ्रेश खरीदारी के लिए इंतजार कर रहा है, तो 140 रुपये का आप इंतजार कीजिए। उन लेवल्स पे अगर आपको स्टॉक मिलता है तो वहाँ पे आप दोबारा इसमें एंट्री करके चल सकते हैं। हमारे एक दर्शक हैं स्वप्ना रेड्डी जी, वो जानना चाहती हैं कि मिधानी यानी कि मिश्र धातु के उनके पास 100 शेयर हैं, 435 रुपये उनका प्राइस है। वो जानना चाहती हैं कि इस स्टॉक को लेके क्या व्यू बन रहा है। 445 रुपये के आसपास फिलहाल ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है और उनकी एंट्री है 435 रुपये की। आज की गिरावट के बाद भी करीब 5.5% स्टॉक करेक्ट हुआ है। करीब 30 रुपये के आसपास की करेक्शन ऑलरेडी आज देखने को मिल रही है स्टॉक में, लेकिन उसके बावजूद भी इनके प्राइस से 10 रुपये के आसपास ऊपर ही आपको स्टॉक नजर आएगा। क्या करना चाहिए सर जिसके पास 100 क्वांटिटी है शेयर की? देखिए, अगर संदीप जी अगर ट्रेडिंग के लिए लिया है तो प्रॉफिट बुक कर ले, क्योंकि 10 हो सकता है स्टॉक आपको वापस 420 425 तक नीचे जाता हुआ नजर आ सकता है, तो वहां पे री बाई या वापस री एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि स्टॉक काफी बुलिश है। स्टॉक का स्ट्रक्चर अभी भी मजबूत है, पर एक बार वापस जो 420 का ब्रेकआउट लेवल है, वापस एक बार वहां पे जा सकता है, तो एक बार का प्रॉफिट बुक कर लें। जो भी 8-10 रुपए मिल रहे हैं एक बार का बुक करें, वापस 425 आता है तो री एंट्री करके चल सकते हैं। ओवरऑल स्टॉक काफी मजबूत है, और 425 से मुझे लग रहा है वापस रिवर्सल देखने को मिलेगा। ओके, तो एक बार मुनाफा वसूली कर लीजिए। नीचे में 425 रुपये के आसपास दोबारा मिले तो आपको री एंटर करना चाहिए, क्योंकि आपके भाव से स्वप्ना जी करीब 10 रुपये के आसपास का आपको मुनाफा बन रहा है। तो अगर आपका ट्रेडिंग का नजर है तो एक बार बुक कर लीजिए। नीचे में आपको फिर से ये स्टॉक मिल सकता है लोअर लेवल्स पे। एक और शेयर है स्पिक का यानी कि सदर्न पेट्रोकेमिकल्स का। इसकी भी 200 क्वांटिटी उनके पास है। 86 रुपये 70 पैसे ये उनका एंट्री प्राइस है, और ये इनके एंट्री प्राइस से नीचे ट्रेड कर रहा है। 83.5 रुपये के आसपास है। आज करीब 3.25% के आसपास की गिरावट है। इस शेयर में भी वो राय जानना चाहती हैं। देखिए, ये स्टॉक वैसे साइडवेज है, कोई बड़ा मूव अभी तक आया नहीं है। ओवरऑल एक बड़ा कंसोलिडेशन नजर आ रहा है, पर 81 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। 81 के नीचे जाएगा तो कंसोलिडेशन का ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है, तो उस चीज का जरूर ध्यान रखें। इसलिए 81 का स्टॉप लॉस ला के होल्ड करें। मोमेंटम आता है तो 87 88 जो इनका बाई प्राइस है वही इसके रेजिस्टेंस नजर आ रहे हैं, तो बाई प्राइस के आसपास भी आता है तो निकल जाए, और 81 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन।
ठीक है, 81 का स्टॉप लॉस रखें स्पिक में, यानी कि सदर्न पेट्रोकेमिकल्स में, और इसको लगा के इस स्टॉप लॉस को मेंटेन करके आप इस स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। ये राय फिलहाल निकल के सामने आती हुई दिख रही है। अर्जुन ठाकुर जी, उन्होंने अपना सवाल हमें पूछा है। इंट्रा डे के लिए उन्होंने पोजीशन बनाई है CESE, यानी कि कैलकाटा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी। ये संजीव गोयनका ग्रुप की कंपनी है। पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन तीनों तरह के कारोबार में है। आज करीब 4% नीचे है स्टॉक। 132 रुपये 50 पैसे के आसपास का भाव है, और इन्होंने 135 रुपये 80 पैसे पे 4000 शेयर लिए हैं सर। आई थिंक जब बाजार ऊपर था पहले 1 घंटे में शायद इन्होंने ये पोजीशन बनाई है, और उसके बाद स्टॉक ऊपर से करेक्ट होता हुआ दिखा है। वो जानना चाहते हैं, क्योंकि क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा है और केवल इंटरडे के लिए उन्होंने लिया है, तो क्या ये लॉस बुक करके इसमें से निकल जाएं, या कोई स्टॉप लॉस का लेवल आप सुझाना चाहेंगे जिससे साथ वो इसको होल्ड कर सकते हैं? देखिए संदीप जी, जब भी आप इंट्राडे में ट्रेड करते हैं तो जब भी मोमेंटम दोनों साइड जब फिजल आउट हो जाता है तो स्टॉप लॉसेस काफी डिफाइंड होते हैं। अगर आपकी शॉर्ट पोजीशन है तो डे हाई का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, अगर लॉन्ग है तो डे लो का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। यूजुअली स्ट्रेटेजी सभी ट्रेडर्स फॉलो करते हैं। इसलिए डे हाई डे लो जो है 131 के आसपास है, क्योंकि इनकी पोजीशन प्योर इंट्राडे के लिए है। तो 131 या 130.5 एक 50 पैसे नीचे का रूम जरूर रखें, तो 130.5 इंट्राडे का स्टॉप लॉस ला के होल्ड करें। स्टॉक का स्ट्रक्चर मजबूत है, पर चूंकि मार्केट में गिरावट है तो इसके में भी गिरावट देखने को मिल रही है। इसलिए अगर रिकवरी आती है तो हो सकता है 133 134 तक जाता हुआ नजर आए। इसलिए 130.5 का स्टॉप लॉस लगाएं। 134 135 भी आता है तो इंट्राडे में तो वहां पे निकल स्टॉक से निकल सकते हैं। 130 रुपये 50 पैसे ये आपका स्टॉप लॉस का लेवल है, जो कि आपको मेंटेन करना है। अर्जुन जी, आपने इंटरडे के लिए पोजीशन बनाई है तो आपको स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। ये आपके लिए राय निकल के सामने आ रही है। 134 135 का इंतजार कीजिए, ये लेवल आते हैं तो आपको इस ट्रेड से निकल जाना चाहिए। ये राय फिलहाल आपके लिए आ रही है। प्रिशा इस बीच हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। प्रिशा जी नमस्कार। नमस्कार सर। सर मेरे पास RFC का 100 शेयर है 30 रुपए के भाव से। IRFC के? जी ओके, कितने शेयर बताए आपने? सर 100 शेयर 30 रुपये के भाव पर हैं। ये शायद आपने जब IPO आया था, आई थिंक 1 1.5 साल या 2 साल पहले लिए हैं कभी? जी सर। ठीक है, बताइए क्या जानना सर चाहती हैं? मुझे इस टाइम अभी बाई करना चाहिए या नहीं अभी आज के डेट में? मतलब आप कह रही हैं कि आप और ऐड करना चाहती हैं और इसमें एक्यूमुलेट करना चाहती हैं? जी जी। ठीक है, क्या व्यू है आपका, किस नज़रिए से आपने जो पहले स्टॉक खरीदे थे और अभी भी आप जो फ्रेश इन्फ्यूजन करना चाहती हैं, कितने व्यू के साथ कर रही हैं? सर मैंने तो देखा था कि इसका रेलवे था तो मैंने ले लिया था उस टाइम। आप थोड़ा अपने वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं? थोड़ा ऊंचा बोलेंगे, मैं आपको समझ नहीं पा रहा हूँ। कितना होल्ड करना चाहती हैं आप? सर अभी हम सोच रहे हैं कुछ और लेने के लिए, बट मुझे समझ नहीं आ रहा कि जाएगा कि ऊपर नहीं जाएगा। ओके ठीक है। सर IRFC जिनके पास 30 रुपये के लेवल पे 100 क्वांटिटी पड़ी हुई है, क्या वो इन लेवल्स पे और भी होल्ड कर सकते हैं? आज रेलवे शेयरों को लेकर बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। ये स्टॉक भी करीब 7% के आसपास ही गिरावट दिखा रहा है। 164 रुपये 20 पैसे ये इनका एंट्री लेवल है। अगर आप सर इनको सही से समझ पाए हो, मैं इनका समझ नहीं पाया, ये जो लास्ट में इन्होंने जो बात बोली मैं एग्जैक्टली नहीं समझ पाया कि ये क्या जानना चाहती हैं, लेकिन हाँ इतना ज़रूर समझ पाया हूँ कि ये और ऐड कर सकती हैं। इस चीज़ को लेकर वो जानना चाहती हैं, क्योंकि अच्छे खासे मुनाफे पर ये बैठी हैं। देखिए संदीप जी, एग्जैक्टली उनका जो क्वेश्चन था, उनका क्वेश्चन ये था कि ऑलरेडी उन्होंने 30 पे बाई करके रखे हैं और चूंकि स्टॉक गिर रहा है तो उनको और ऐड करना है। उनको ये कंफ्यूजन था कि यहाँ से स्टॉक ऊपर जाएगा कि नहीं, कि मुझे लगा ओवरऑल स्टॉक मजबूत है। डेफिनेटली बजट के आगे या किसी भी इलेक्शन जैसे माहौल के आगे मार्केट में करेक्शन आता है तो ऐसे स्टॉक्स गिरते हैं जो यूजुअली फैंसी होते हैं ट्रेडर्स के, और जिनके लिए काफी एक्सपेक्टेशन ऑलरेडी बिल्ड हो चुकी है। तो मुझे लग रहा है होल्ड करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फ्रेश खरीदारी की राय नहीं है अभी। मेजर करेक्शन मिलता है, 15 से 20% का करेक्शन और आता है, जो कि एक्सपेक्टेड नहीं है। अगर आ जाता है बजट की वजह से किसी और वजह से, तो वहां पे और ऐड करके चल सकते हैं, वो अच्छे लेवल्स रहेंगे। 100 या 110 के नीचे अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। 110 से ही बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला तो 80 रुपए तो डेफिनेटली लॉक इन करें अपने प्रॉफिट को, और 120 130 कभी भी स्टॉक आता है तो वहां पे ऐड करें। करंट लेवल पे ऐड करने की सलाह नहीं। ओके 120 130 तो सर बहुत नीचे हो गया, क्योंकि फिलहाल ये स्टॉक का 165 रुपये के आसपास है। देखिए IRFC और रेलवे स्टॉक्स के लिए आजकल 20% का मोमेंटम काफी इजी देखने को मिल रहा है। रेलटेल मैंने थोड़े दिन पहले ही काफी नीचे देखा था, वहां से 80 रुपए 2 दिन में देखने को मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है ऐसे स्टॉक्स के लिए जो फैंसी है, जिनमें यूफोरिया ज्यादा है, जहाँ पे बातें काफी चल रही कि कैपेक्स बढ़ जाएगा, रेलवे में ज्यादा फोकस गवर्नमेंट का रहेगा, तो वैसे स्टॉक के लिए गिरने 10 से 20 रुपए या 25 रुपए गिरना कोई मुझे नहीं लग रहा कोई बड़ी बात है। इसलिए चूंकि स्टॉक ज्यादा एक्सुबरेंस में है और काफी चल चुका है, नई खरीदारी की राय नहीं है। अगर कभी भी स्टॉक करेक्शन की वजह से 20 से 25 रुपए गिरता है तो अच्छे लेवल्स होंगे बाय करने।
ठीक है, तो ये राय है। फिलहाल 120 130 के लेवल्स आए तो ही आप IRFC में दोबारा खरीदारी करें। स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कर लीजिए 80 रुपये के आसपास। तो स्ट्रिक्टली आपको लंबी अवधि का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, या आप चाहें तो अपना जो मुनाफा है उसे 110 रुपये के आसपास प्रेषा जी आप अपना स्टॉप लॉस लगा के अपने मुनाफे को इन लेवल्स पे तो कम से कम कंजर्व कर लीजिए, और इसको आप होल्ड कर सकती हैं आगे और भी ज़्यादा बढ़त के लिए। इस बीच हमारे एक दर्शक हैं जिन्होंने यूट्यूब पेज पे हमारा अपना सवाल शेयर किया है, मनबोध कुमार मिश्रा जी। सर वो जानना चाहते हैं पक्का लिमिटेड के बारे में। ये वो स्टॉक है जो कि राम मंदिर की वजह से ही हमने देखा है कि काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट में था। आज इसमें 10% का शायद निचला सर्किट लगा, 10%, हाँ 10% का निचला सर्किट है। 347 रुपये 5 पैसे का भाव फिलहाल इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है। ये शायद वो कंपनी है जो कि डिस्पोजेबल्स बनाती हैं, जिसमें कटोरी चम्मच वगैरह वो सब चीज़ें हैं। कंपोस्टेबल प्रोडक्ट्स की कंपनी खास तौर पे बनाती है, और बहुत ज़्यादा हमने रन अप स्टॉक में इसी राम मंदिर का जो इनॉग्रेशन हुआ है कल, उस वजह से बनता हुआ देखा है। और आज देखिए जैसे ही बाजार में करेक्शन आई है, थोड़ी सी मुनाफा वसूली हावी हुई है, 10% का निचला सर्किट इसमें लगता हुआ नज़र आया है। कैसे रीड कर रहे हैं सर, वॉल्यूम्स कैसे हैं इस स्टॉक में? और पक्का लिमिटेड में ये जो हमारे दर्शक हैं वो जानना चाहते हैं कि क्या इसमें खरीदारी कर सकते हैं 1 साल के व्यू से? देखिए संदीप जी, मेजर जो ट्रिगर था जिस तरह से स्टॉक चला था वो राम मंदिर का ही ट्रिगर था। इवन मुझे भी एक चीज सुबह एक क्वेश्चन आया था कि मार्केट में अब सभी चीजें खत्म हो चुकी है, राम मंदिर का अभी जो यूफोरिया बना था वही मार्केट में खत्म हो चुका है। तो उसी वजह से भी आज थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग मार्केट में भी है, क्योंकि कोई बड़ा ट्रिगर अभी मार्केट के सामने नहीं है। अब बड़ा नेक्स्ट जो ट्रिगर है मेजरली बजट या इंटरिम बजट का ट्रिगर है, उसके बाद इलेक्शंस के मोड में चले जाएंगे। कॉर्पोरेट अर्निंग्स ऑलरेडी चल रहे हैं, तो ऐसे स्टॉक्स में जहाँ पे एक पर्टिकुलर इवेंट की वजह से आपको तेजी देखने को मिली, इसीलिए वैसे स्टॉक को अवॉइड करें। कोई खरीदारी की नहीं खरीदारी की राय नहीं है। अगर वैसे ही थीम पे बेट करना है तो मुझे लग रहा है होटल स्टॉक्स काफी अच्छा कर सकते हैं। अगर राम मंदिर के थीम पे आप बेट कर रहे हैं तो होटल स्टॉक्स पे जरूर ध्यान रखें। 2 स्टॉक आज हमने भी रिकमेंड किए हैं, चाइलेट होटल्स और लेमन ट्री, तो वो 2 स्टॉक्स पे आप बेट करके चल सकते हैं। मुझे लग रहा है वहां पे मोमेंटम काफी अच्छा रह सकता है। तो शैले होटल्स और दूसरा है लेमन ट्री, इनमें आप खरीदारी करके चल सकते हैं। लेकिन पक्का लिमिटेड जैसे स्टॉक जो कि केवल थीम की वजह से काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थे, उनको आपको अवॉइड करना चाहिए। तो मनमोद कुमार मिश्रा जी आपके लिए राय यही है कि पक्का लिमिट को छोड़ दीजिए। दूसरे स्टॉक्स जो हैं, जो होटल स्टॉक्स हैं, शैले होटल्स और लेमन ट्री जैसे, उनमें अगर आप खरीदारी करते हैं तो आपको आने वाले समय में काफ़ी अच्छा मुनाफा देखने को मिल सकता है।